कन्हैया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फिलहाल कि 2019 के चुनाव के मद्देनजर अभी 6 महीने 8 महीने पहले तक भी हम ये बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी फिर से वापस आएंगे, उनकी पार्टी हो सकता है ज्यादा सीटों के साथ वापस आए। लेकिन अब जो है इस पूरे नैरेटिव पे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वापस ना आए। देखिए, ये बात शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन एक ख़ास तरीके का जो कम्युनिकेशन और संचार का माध्यम और उसका जो दबदबा है हमारे समाज में, उसके द्वारा ये साबित करने की कोशिश की गई कि मोदी जी कभी हारेंगे ही नहीं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि पूरा मीडिया हाउस ऐसा नहीं है। आज साफ साफ दिखता है कि दो तरह की मीडिया हो गई है। एक मीडिया वो है जो दरबारी है, जिसका काम न्यूज़ देना नहीं है। आज वो अखबार खबर नहीं दे रहे हैं, वो खबर को छुपा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा मीडिया का सेक्शन है, जो दूसरा हिस्सा है, जो बार बार सरकार की के कामों के आलोचनात्मक विश्लेषण को करते आ रहे हैं। तो अगर आलोचनात्मक तरीके से इनके परिणाम को देखा जाए तो ये शुरू से स्पष्ट था। मतलब एक बच्चा भी आपको बता देगा 69% 31% से ज़्यादा होता है। उसमें सिर्फ एक बात की पेच थी कि 31% के मुकाबले 32% वोट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ये बहुत सिंपल गणित था। और दर्शकों को ये बता दें, हो सकता है सभी को ये मालूम ना हो कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उनकी पार्टी को 31% वोट मिले थे। यानी कन्हैया ये कह रहे हैं कि 69% जो लोग हैं उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि 2/3 लोगों ने दरअसल उनको वोट नहीं दिया था। भारत की सिर्फ 1/3 जो वोटिंग पॉपुलेशन है उन्होंने उनको वोट दिया था। और आज इस बात को कोई इनकार नहीं करेगा कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी है। मतलब 31% भी घट गया है। तो आप क्या जो ये न्यूज चैनल जो सर्वे करते हैं इनमें कोई विश्वास नहीं है? मुझे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों में भरोसा नहीं है। और इसीलिए जब आप कह रही थी कि चुनाव को हम प्रभावित करेंगे, हम क्या प्रभावित करेंगे? एक व्यक्ति कितना प्रभावित करता है? जिसको चुनाव को प्रभावित करने की जिम्मेवारी है, आज वही लोग चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया, मैंने इसलिए भी खास कर ये कहा क्योंकि आप एक शख्स जरूर हैं लेकिन आप एक फिनोमेना बन गए हैं। मतलब एक नई तरह की राजनीति आप लेकर आए हैं। मैंने अपनी प्रस्तावना में भी ये कहा कि जब घोर सांप्रदायिक राजनीति का दौर है, जब ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, आरएसएस, ये पूरा जो परिवार है दरअसल ये हमें 100 साल पीछे की राजनीति में ले गए हैं। या फिर अगर प्रिसाइसली कहने की कोशिश करें तो 25-26 साल पहले की जो राजनीति है वहां उस कम से कम समय काल में तो हम वापस पहुंच ही गए हैं, जहां पर मंदिर वापस आ चुका है और ये माना जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो इन्होंने अपना चला दिया है। इस हथियार का, इस ब्रह्मास्त्र का आप सामना कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ब्रह्मास्त्र अब इनके लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये ब्रह्मास्त्र ये 2014 में भी चलाते। 2014 में जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो 39 पेज का है। अगर मैं गलत होऊंगा तो ठीक कर लीजिएगा। उसके 38वें पेज पे राम मंदिर की चर्चा थी। तो इनको पता था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार ये मंदिर मस्जिद करके, रथ यात्रा निकाल करके राम जी के नाम पे नाथूराम की सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। दोबारा जो है इनको ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये इनको भी पता है। लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि मंदिर मस्जिद के बहस के चलते किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचे, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों सीबीआई, आरबीआई, चुनाव आयोग, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला है, क्यों इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार गलत तरीके से दखलंदाजी कर रही है न्यायालय की प्रक्रिया में। और इनके जो दागी लोग हैं, व्यापम का इतना बड़ा घोटाला है, मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव निकल गया है, एक चर्चा आपने व्यापम पे नहीं सुनी होगी। ये जो मुद्दों को रफेल पे बात नहीं हो रही है, रफेल पे नहीं बात हो रही तो है, आप पे मानहानि का दावा हो जाता है। हाँ, और ये साफ साफ एक कोशिश दिखती है कि एक बड़ी आबादी को धर्म और आस्था में उलझाया जाए। कुछ जो थोड़े लोग बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनको डराया जाए, उनके ऊपर गोली चलाई जाए, उनकी हत्या की जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उनको देशद्रोही साबित किया जाए, उनको सेना विरोधी और हिंदू विरोधी साबित किया जाए, उनको प्रो पाकिस्तानी साबित किया जाए। आप किसी दिन अखबार पलट करके देख लीजिए, कोई न्यूज चैनल आप लगा करके देख लीजिए, आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं पता चले। लेकिन कन्हैया, कहा यह जाता है कि दरअसल जितने मुद्दे आपने गिनाए, इस सबसे ऐसा नहीं है कि कोई भी आम व्यक्ति, आम हिंदू या आम मुसलमान या आम सिख जो है इससे असहमत है। लेकिन जब बात मंदिर की आएगी, जब बात धर्म की आएगी तो सीधे तौर पर जो है दिल कमजोर हो जाते हैं भारतीय हिंदुओं के। क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय हिंदुओं को बीजेपी वाले मूर्ख समझते हैं और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जब इनको लगता है कि हम जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए तो फिर से
आस्था का टॉफी फेंक करके लोगों को आपस में लड़ाया जा सकता है। आप देखेंगे हमारे गांव में एक रस्म अदायगी होती है, जब विदाई हो रही होती है लड़का या लड़की की, तो उसके परिवार वाले टॉफी फेंकते हैं, पूरी भीड़ जो है वो टॉफी की तरफ दौड़ जाती है और लड़का लड़की की गाड़ी निकल जाती है। ये कुछ उसी तरीके का मामला है। सरकार इस देश की जनता के साथ वही कर रही है। हम बार बार इसको कैटेगोरिकली बताए हैं। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी थी, जिसको इन्होंने ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया। सांप्रदायिकता की राजनीति और उसको कहते हैं ना स्लो आंच पे ये पकाते रहे। 90 के बाद जो है इनको मौका मिला, ये सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद जब आप सरकार बन गए हैं, आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो फिर आपको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि आप नेहरू जी से सवाल पूछें, आपको वोट इसलिए दिया है कि आप काम करके दिखाएं। वो जब ये उसमें विफल हो रहे हैं तो इन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई है डिवाइड एंड रूल के बाद, वो है डाइवर्ट एंड रूल। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आप 2019 के चुनाव में कौन से ऐसे 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिस पर जनता वोट करेगी, और ये सब कुछ आप इसको गिन के रखिए, जोड़ के रखिए कि इसमें मीडिया भी शामिल है, बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा भी होगा, विपक्ष की कमजोरी भी होगी। इस सब के बावजूद कौन से ऐसे 3 मुद्दे होंगे जिस पे जनता वाकई जो है जब जाएगी ईवीएम मशीन पर तो वोट करेगी? एक तो जो पिछली सरकार ने वादा किया वो लोगों के दिमाग में रहेगा कि पूरा का पूरा 5 साल निकल गया, हमारे जो है कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। दूसरा, आज के समय में आपको बता दूं, भले लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के काम का जो सवाल है, जो बेकारी का सवाल है, उसका पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। ऐसी स्थिति है कि आईआईटी में पढ़ने के बावजूद लोगों के रोजगार के लाले हैं। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद लोगों के पास वाकई लोग जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं रोजगार के। आप सर्विस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं और उस पर आधारित जो शहर हैं, वहां आप जाकर के देखिए, लोगों की स्थिति बहुत खराब है। लोगों के जीवन लोन पे चल रहे हैं। एक तरफ लोगों के पास काम नहीं है, दूसरे पास जिनके पास काम है उनका जीवन ईएमआई पे चल रहा है। तो ये जो टीवी पे दिन रात सपना बेचा जा रहा है, उस गुब्बारे की हवा निकलनी तय है। तो काम का एक बड़ा मुद्दा होगा। और तीसरा सवाल जो मैं कह रहा हूँ कि आज जब लोगों को, अलग अलग तरह की आइडेंटिटी के लोगों को आपस में लड़ाने और भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस दौर में महिला, पुरुष, सबसे बड़ा सवाल अगर बन करके कोई उभरेगा वो है सबके आत्मसम्मान का सवाल। और आज देखिए कि खास करके मध्यवर्गीय महिलाओं ने जो मी टू का आंदोलन चला, उसमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मजबूती से दावेदारी की है। और हर तरह के लोग को आप देखिए, जो पिछले कुछ दिनों में आंदोलन हुए हैं, चाहे दलित एट्रोसिटी के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ, सबसे बड़ा सवाल था सेल्फ रिस्पेक्ट का। किसान आज क्या कह रहे हैं कि हम अनाज पैदा कर रहे हैं, हम एक आत्मसम्मान का जिंदगी जीना चाहते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनेगा, उसको समाज में प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये 3 मुद्दे हैं, सरकार की विफलता, रोजगार का सवाल और आत्मसम्मान का सवाल। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का, तो मैं उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करूँगा: सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मैं देख रही थी कि कई जो अखबारों को आपने बयान दिए हैं उस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बात करें। मैं यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक विमर्श है, वो जिस हद तक पहुँच गया है, ये माना जाता है कि आप जो उस तरफ के लोग हैं, जो भगवा ब्रिगेड है पूरी, उसके सवालों का जवाब देने में आप बड़े माहिर हैं। लेकिन मुझे आपसे शिकायत ये है कि आपने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमने, आपने या किसी ने उनको वोट दिया नहीं दिया, आपने उनके लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया, या आपने कहा कि अपनी माँ को वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप एक दलील दीजिए कि क्यों हम उस राजनीतिक डिस्कोर्स जो कि नीचे चला गया है, हम उस हद तक क्यों जाके जवाब दें? नहीं, सवाल ये है कि जब देश का राजनीतिक विमर्श निचले स्तर पे जा रहा है, तो बतौर युवा ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको ऊपर उठाएं। लेकिन उसमें जो प्रयास है सरकार का, जो सरकार के द्वारा किया जाता है, उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। अब ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल करता हूं, इसके पीछे एक कारण है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा विज्ञापन पे पैसा यदि कोई खर्च कर रहा है तो वो बीजेपी खर्च कर रही है। सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को आया है तो वो बीजेपी को आया है। और ये जो प्रचार तंत्र है, इस प्रचार तंत्र के द्वारा एक पर्सनैलिटी कल्ट प्रधानमंत्री का बनाने का प्रयास किया जाता है। वो अगर गरीब हैं कोई दिक्कत नहीं है,
इस देश में 80% लोग गरीब हैं, इसमें कौन सी नई बात है? वो गरीब हैं, गरीब का बेटा है, बहुत अच्छी बात है। उनकी माँ चौका बर्तन करती थी, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो एक पर्सनल चीज है। जब इन तमाम पर्सनल चीजों का वो राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे तब उसका कटाक्ष होना जरूरी है। जब वो खुद को ये साबित करेंगे कि मैं एक लायक बेटा हूं, तब हम कहेंगे कि नहीं, आप एक नालायक बेटा हैं, क्योंकि आप 90 साल की माँ को अपनी नोटबंदी, एक विफल काम को सफल दिखाने के लिए अपनी माँ का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहेंगे कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, तब कहूंगा कि नहीं, आप एक गैर जिम्मेदार पति हैं। आप जब अपनी पर्सनल चीजों का इस्तेमाल करेंगे बढ़ा चढ़ा करके, प्रचार करके, एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप करने में, तो आपकी सच्चाई, क्योंकि आप व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के चलते इन तमाम चीजों की सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। टेलीविजन पे हमें एक ही साइड नजर आ रहा है, दूसरी साइड के अगर लोग मिलते भी हैं तो उनमें वो कन्विक्शन नहीं है, उनके अंदर वो बात नहीं है, वो दम नहीं है कि मुकाबला कर सकें। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, अभी ये जो है टीवी का डिबेट जो है बेसिकली WWF का गेम बन चुका है। उसमें क्या है कि जो जीतेगा वो भी तय है, जो हारेगा वो भी तय है, हंसेगा कौन ये भी तय है, रेफरी कौन है ये भी तय है। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं। टीवी डिबेट को भी स्क्रिप्टेड बना दिया गया है ऑलमोस्ट। और स्क्रिप्टेड बनाने के लिए सबसे आसान काम क्या है? एंकर सरकार की भाषा बोलेंगे, जो एक विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे वो सरकार की भाषा बोलेंगे, फिर सरकारी पार्टी जो है उसके एक प्रवक्ता होंगे, तो 3 हो गए। अब उनको काउंटर करने के लिए एक कमजोर व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा, ताकि वो 3 मिल करके उसको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सके। डिस्कोर अपने आप जो है एक तरफा हो जाएगा। बहस में आपने कभी भी देखा है कि किसान का जब बहस हो रहा हो तो किसी किसान को बुला करके जो है टीवी डिबेट में बिठाया गया हो? जब शिक्षा पे बहस हो रही हो तो किसी विद्यार्थी को बुलाया गया हो? जब महिला की बहस हो रही हो तो सुदूर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के देहात में महिलाओं के बीच में, आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में काम करने वाली किसी महिला को बिठाया गया हो? ये आपको कभी नहीं दिखा। तो ये मैच फिक्स्ड है। ये मैच फिक्स्ड है। और इसीलिए आज के इस दौर में, जिसको हम कहते हैं कि सच को छुपाना, झूठ को बढ़ाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट ट्रुथ है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ट्रुथ का कोई पोस्ट नहीं होता है, ट्रुथ होता है, हमेशा होता है। लेकिन ये कोशिश जारी है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि बताइए कि जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं हमारे, वो राजनीति से दूर क्यों भाग रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम देखते हैं फेसबुक के प्रोफाइल में अब लिखा जाने लगा है पॉलिटिकल व्यूज पॉलिटिकल। नहीं, वो राजनीति से दूर नहीं भाग रहे हैं। राजनीति का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ ही नहीं है। उनको लगता है कि वो राजनीति से दूर भाग रहे हैं। हकीकत यह है कि लात मार करके इनको राजनीति से भगा करके रखा गया है। ये बात हम नहीं समझते। आज कोई साधारण व्यक्ति ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसका बजट 1 करोड़ का हो गया है। पूरे जीवन में जो ये लोग लिख रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल, पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाएंगे। ये है रियलिटी। लोगों को ये लगता है कि हम दूर जा रहे हैं। नहीं, जानबूझ करके आपको दूर रखा जा रहा है। प्रिविलेज जो है अफेयर बन गई है राजनीति। आप सिर्फ वोट दीजिए, सरकार चुनिए, आप कभी सरकार या पॉलिसी मेकर मत बनो। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे ये कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, हमें ऐसा लगता था कि 21वीं सदी में हम जो है धर्म से आगे निकल चुके हैं, सांप्रदायिकता से आगे निकल चुके हैं। कम से कम जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिन्हें हम मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, वो मिलेनियल्स जो हैं वो दरअसल इंटरेस्टेड नहीं हैं, दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप ये पूरी भगवा राजनीति देखिए, पूरी सांप्रदायिक राजनीति देखिए, इसमें बड़ी तादाद में जो है युवा शामिल हैं। पूरे लिंचिंग में देखिए आप कितने, सिर्फ और सिर्फ बुढ़े लोग नहीं हैं जो आ रहे हैं, ज्यादा उम्र दराज लोग, बल्कि यंग लोग आ रहे हैं। मंदिर बनाने के लिए भी यंग लोग आगे चढ़ रहे हैं। तो ये जो यूथ का पार्टिसिपेशन है, एक थियोक्रेटिक इंडिया का जो एक ड्रीम है, उसमें शामिल होने में इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, इसमें हो क्या रहा है ना कि लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल चॉइस को अलग कर लिया है, और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इसको एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आपको, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है जो कभी पूजा ना करता हो, फिर भी वो मंदिर राजनीति में इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और एक व्यक्ति जो आपको बड़ा धार्मिक दिख रहा हो, टिक्का लगा करके या टोपी लगा करके, वो कभी मंदिर मस्जिद नहीं गया हो। और ये जो लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, ये गुंडों का रैकेट है। आप इसको जनरल यूथ के साथ रिलेट करके नहीं देख सकते। आप इसकी जब पड़ताल करेंगे, ये एक्सटॉर्शन है, पूरा का पूरा रैकेट बना हुआ है।
जब मवेशियों की गाड़ी निकलती है, ट्रक निकलता है, उसका इन्फॉर्मेशन अगले गैंग को दिया जाता है, वो गैंग जो है उससे पैसा लेता है, पैसा अगर मिल गया तो वो आराम से ग्रीन कॉरिडोर की तरह पास होता है, पैसा यदि नहीं मिलता है तब लिंचिंग की घटना सामने आती है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आते नहीं हैं, ये भीड़ लाए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं। और इन सब के लिए जैसे जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस होता है ना, उस तरीके का ऑफिस सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से, किस झोपड़पट्टी से कितने लड़कों को निकाल करके लाना है, वहां बस कौन भेजेगा, उसका फंडर कौन होगा, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी है। और वो जो लोग उसमें जा रहे हैं, मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ। बेगूसराय में मैंने इस चीज की पड़ताल की। कुछ लड़के रामनवमी के दिन मुसलमान बस्तियों में चले गए, क्योंकि वो तो लोकल एरिया है, वहां तो हर किसी को पहचाना जा सकता है कि कौन क्या है, पिताजी किसके क्या हैं, किस गांव का रहने वाला है। जब उससे बात की गई तो बोला कि हमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, हमको जो है वो शराब पिलाई गई और जो है हमको कहा गया 500-500 रुपया मिला, तेल हमारे बाइक में दिया, हम चले गए। तो बोला कि तुमको ऐसे कोई देगा, तुम कहीं भी चले जाए। बोला हाँ, जो पार्टी हमारे बाइक में तेल देगा, हमको 500 रुपया देगा, हमको शराब पिलाएगा, हम चले जाएंगे। तो यानी पूरी तरीके से ये स्वतः स्फूर्त चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कन्हैया, समय हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप जिस तरह से भांडाफोड़ करते हैं इन तमाम राजनीतिक साजिशों का, जो हमारे भारतीय समाज के साथ, इसकी एकता के साथ, इसके सौहार्द के साथ जिस तरह से जो साजिश हो रही है, आप वैसा करते रहें और उम्मीद का वो दिया जो मैंने आपको बताया था वैसा बने रहें, ये लौ भी जलती रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।